नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह का सिलसिला, यानी CHAKRAVIEW। रोज की तरह आपकी राय के बेसिस पर यह आज का शो तैयार करके लाए हैं। तो सबसे पहले चक्रव्यूह का मेन्यू देख लेते हैं। जो 4 स्टोरीज हमने आपके सामने रखी हैं। पहली स्टोरी ईडी, दीदी और बंगाल चुनाव को लेकर है। बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही। देखते हैं पब्लिक व्यू में कितनी गहमा गहमी है, नतीजे आने के बाद पता चलेगा। अगली स्टोरी जो हमारे मेन्यू में थी वो ट्रंप के धुरंधरों ने ईरान में कैसे मचाया कोहराम। क्या खामेनेई सरकार को होने वाला है काम तमाम, ये भी आपको बताएंगे डिपेंडिंग ऑन कि कितने वोट इसको मिलते हैं। और अगली कहानी जो आज की रही वो ट्रंप की अब नहीं चलेगी मर्जी। पीएम मोदी ने से ट्रंप को क्यों मिर्ची लगी है, इस बारे में तफसील से बात करेंगे। आज भारत ने पलटकर अमेरिका को एक सदा हुआ जवाब भी दिया है। और चौथी कहानी जो हमारे मेन्यू में थी वो लालू परिवार से जुड़ी हुई है, जिसे आज दिल्ली की एक अदालत से बहुत तगड़ा झटका लगा है। लगातार झटके सह रहा है लालू परिवार। लेकिन देख लेते हैं पब्लिक के क्या नतीजे आए हैं, किस कहानी को कितने वोट मिले हैं। बारी बारी से अलग अलग प्लेटफॉर्म को हमने सबको जोड़ दिया है। अब बारी है पब्लिक व्यू को जान लेने की। 9% वोट मिले हैं लालू यादव की जेल वाली खबर को देखने के लिए। और पायदान नंबर 3 पर क्या आया है 4 के ऊपर 16% वोट के साथ मोदी से ट्रंप को मिर्ची लगी है। पायदान नंबर 3 पे स्टोरी है। पायदान नंबर 2 पर ईरान और ट्रंप के बीच जो कुछ चल रहा है वो 20% लोग देखना चाहते हैं। और पहले नंबर पर ईडी, दीदी और बंगाल चुनाव, इसको 55% लोग देखना चाहते हैं। यानी सबसे अधिक दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिरकार दीदी और ईडी के बीच में आज दिन भर क्या हुआ। माहौल गर्म हो चुका है और गर्म माहौल के बीच में ईडी और दीदी 2D इस वक्त सबसे अधिक चर्चा में है। बंगाल की जंग ईडी वर्सेस दीदी अब फुल ऑन हो चुकी है। कल कोलकाता में ईडी ने छापेमारी किया कि मानो खेला शुरू हो गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ही बंगाल में चुनाव के फर्स्ट राउंड की बयानबाजी की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मुझे मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। जी हाँ, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, सत्ता की ऊंचाई स्थायी नहीं होती, हमेशा खतरे में रहती है। क्या यही डर आज की तारीख में ममता बनर्जी को भी सता रहा है। गुरुवार यानी कल जैसे ही कोयला तस्करी केस में ईडी ने कोलकाता में छापेमारी शुरू की, सड़क से लेकर कोर्ट कचहरी तक दीदी अपने तमाम लेफ्टिनेंट्स के साथ उसी पुराने फॉर्म में दिखी जिसके लिए वो मशहूर हैं। वो सिंगूर आंदोलन वाली दीदी एक बार फिर सड़क पर उतर आई थी। 3 तस्वीरें आज की मैं आपको दिखाता हूं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने जहां पैदल मार्च किया, तो वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसद सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए। और इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी और टीएमसी की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। ईडी की याचिका में यह आरोप लगाया गया कि कल की जो छापेमारी थी उसमें राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ने काम में बाधा पहुंचाई। तो वहीं टीएमसी की काउंटर याचिका आई कि ईडी की छापेमारी को चुनौती दी गई थी। लेकिन कोर्ट में आज जरूरत से ज्यादा भीड़ होने के कारण सुनवाई को टालना पड़ा। अब अगले हफ्ते 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है। दिल्ली की सर्द सुबह के बीच लुटियंस इलाके से ऐसी तस्वीरें आई जो आमतौर पर बहुत कम इन दिनों देखने को मिलती हैं। कोलकाता की गर्म फिजा से दूर कड़ाके की ठंड में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे तमाम सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए। सांसदों ने जैसे ही नारेबाजी शुरू की, दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए, कुछ सांसदों को जबरन उठाकर दिल्ली पुलिस वहां से ले गई। Shame, shame, Amit Shah, shame, shame. This is how they're treating us. Ma'am, you are being taken away. मैम क्या कहेंगे? Amit Shah, हाय, ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बंगाल में आप जीतेंगे जो भी कर ले। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained.
You have been Look at detained now. this. What do you have to What say? You see what is happening with Amit Shah, Delhi police. डेरेक ओब्रायन की नजर पूरी तरीके से कैमरे के ऊपर थी, बजाय इसके कि पुलिस वालों से वो बात करें। टीएमसी के प्रदर्शनकारी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने सुबह 10 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई, 2 घंटे तक हिरासत में रखा और फिर छोड़ दिया। थाने में ही नवभारत से बातचीत में टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने सीधा आरोप लगाया कि आखिर ईडी को सत्ता पक्ष में बैठे भ्रष्टाचारी नजर क्यों नहीं आते हैं, टारगेट पर सिर्फ विपक्ष ही क्यों है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। आपने विजुअल सारे देखे ही हैं। ईडी में विशेष रूप से केवल ईडी के लोगों को क्यों, खास लोगों को, विपक्ष को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अजीत पवार, जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा को अमित शाह ने कहा था कि हम जेल डालेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि उसके ऊपर उनके बर्जर का केस है। तीसरा नारायण राणे हैं और शुभेंदु अधिकारी को तो पैसे लेते हुए देखा गया था। ये सारी चीजें हैं, तो केवल ही विपक्ष पर क्यों प्रहार आप किया लोग जा रहा है? अभी हमारे यही- पर ऐसा कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली में टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ तो दोपहर के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए सड़क पर उतर आई। इस मार्च में पार्टी झंडे के साथ हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। जाहिर है, जब सरकार ही सड़क पर हो तो पुलिस प्रशासन की क्या मजाक। जैसा दिल्ली में टीएमसी सांसदों के साथ हुआ वो कोलकाता में कहां होता। यहां सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की निगरानी में हुआ। जादवपुर बस स्टैंड से शुरू हुआ मार्च हजारा मोड़ तक गया। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুলাহারি পার্টি। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने जो याचिका दाखिल की है उसमें यह आरोप लगाया गया कि ईडी नियमों के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रही थी, जिससे पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार ने काम में बाधा डाली। तलाशी के दौरान कथित रूप से राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों ने हस्तक्षेप कर डिजिटल उपकरण और तमाम अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है और जब जब्त किए सभी डिजिटल उपकरण और दस्तावेज तुरंत ईडी को वापस सौंपने की अपील भी कोर्ट से की है। कोर्ट पे सुनवाई, जैसा कि मैंने कहा, अब 14 जनवरी को होगी। दरअसल ईडी उन फाइल और दस्तावेजों को वापस मांग रही है जिसे कल ममता बनर्जी अपने साथ ले गई थी। आपको याद होगा, कल इसी कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमने आपको दिखाया था कि ईडी की छापेमारी के दौरान किस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक वहां पहुंच गई जहां पर छापेमारी चल रही थी। एक हरे रंग का फोल्डर उनके हाथ में देखा गया। उस फोल्डर के अंदर कुछ कागजात थे जिसको ममता बनर्जी ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि कई और फाइल्स बंगाल के सरकारी अफसरों के हाथ में दिखाई दी जो कि उस छापे वाली जगह से उठाकर बंगाल के अधिकारी ले जा रहे थे। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उस ग्रीन फोल्डर में, उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी खुद इसे लेने आ पहुंची। हालांकि टीएमसी का कहना है कि इन फाइल्स में पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चुनावी रणनीति का हिस्सा है, उम्मीदवारों की संभावित सूची है जिनका कोल स्मगलिंग स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को ईडी की छापेमारी के दौरान आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर जाने की नौबत क्यों आ गई। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक भले ही टीएमसी के लिए काम करती हो, इसका क्या यह मतलब है कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी का कोई विंग है? क्यों ममता बनर्जी वहां खुद पहुंच गई जबकि वो एक प्राइवेट कंपनी है? आईपैक चीफ प्रतीक जैन पर कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। प्रतीक टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं। पार्टी में उनकी हैसियत क्या है वो आप इस पुरानी तस्वीर से समझ सकते हैं। फोटोग्राफ टीएमसी के किसी दफ्तर की लग रही है। एक और ममता बनर्जी हैं, बीच में उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं और तीसरे शख्स जो आपको दिखाई देते हैं इस तस्वीर में, मैं ये बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं, ये प्रतीक जैन है। ये प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं। इस तस्वीर से समझ में आ रहा है कि तीनों लोगों के बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी समझदारी है। और इन्हीं प्रतीक जैन के यहाँ कल छापेमारी की ईडी ने, इनके घर पर भी और इनके आईपैक के दफ्तर में भी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की। है पहली बार नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों ने टीएमसी से जुड़े नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अब की बार फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे का खेल कहीं जनता के सामने अपने 15 साल की उन नाकामियों को छिपाने की कोशिश तो नहीं है, जो अब मैं आपको इस डेटा में दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक ममता राज में देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का योगदान हर साल घटता जा रहा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2010-11 में 6.7% जीडीपी में योगदान बंगाल का होता था, जो 2020-21 यानी 10 साल में घटकर 5.7% रह गया, और पिछले साल तो ये 5.6% पर था। यानी साल दर साल देश की जीडीपी में जो योगदान होना चाहिए बंगाल का, वो घटता जा रहा है। अब एक और आंकड़ा देखिए। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के मुताबिक, इस आंकड़े को देखिए आप चौंक जाएंगे, 2011 से 2025 के बीच 6,688 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया। यह सरकारी जवाब है, संसद में दिया गया है। 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से छोड़कर बाहर चली गई हैं। एक दूसरे अपने जो ऑफिसेज हैं वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर लिए हैं। क्यों किए गए होंगे ये एक अलग कारण है, उस पर कभी और रोशनी डालेंगे। पर ये आंकड़े चौंकाने वाले कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। जाहिर है चुनाव सामने है तो पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ईडी सीबीआई को बीजेपी की निजी सेना बता रही है। ममता जाती है, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर राज्य के गवर्नर की भी तीखी, पैनी और सियासी नजर बनी हुई है। स्वाभाविक है, राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो विराजमान है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले पर क्या कहना, आप खुद सुनिए। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. ममता बनर्जी को बोल रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां, पूरे मामले पर यही कहा राज्यपाल आनंद बोस ने। गवर्नर साहब ने यह किसके लिए कहा आप बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन बंगाल से आज एक और बेहद हैरान करने वाली खबर भी आई है। कोलकाता में राजभवन में जो अब लोक भवन हो गया है, उसे ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद एक और जहां राज्यपाल बोस की सुरक्षा को बढ़ाया गया, तो वहीं पूरे मामले की रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को दिल्ली भेजी गई है। चुनाव बंगाल के साथ साथ असम में भी होने को है, और यहां भले ही एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन यहां भी वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि स्पेशल रिवीजन यानी एसआर, जो कि असम में चल रहा है, एसआर बोल रहे हैं, एसआर प्रक्रिया के जरिए असली वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। एक लोकसभा एमपी, एक दल का अध्यक्ष अपने दल के बीएलओ को ये संदेश दे रहा है कि आप असम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को छीन लो। किस कारण से, किस जुर्म से, और ये कौन होते हैं वोटर लिस्ट से हटाने वाले? वोट चोर कहा, वोट हुआ ही नहीं है। वेरी गुड, दे शुड फाइल इट। सो जब इलेक्शन कमीशन इज इन ऑन प्रोसेस, ना नो लिस्ट हैज बीन पब्लिश सो फार, सो वेयर इज द वोट चोरी? बात एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ही करूंगा। एक घटनाक्रम हुआ है आज। इन दिनों हर शुक्रवार बाबरी वाली सियासत पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस जगह पर पिछले साल 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी गई थी, वहां आज फिर जुमे की नमाज अदा करने बड़ी तादाद में नमाजी जुटे।
कोलकाता में जारी सियासी हलचल का असर इनमें भी देखने को मिला। पिछले शुक्रवार के मुकाबले यहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। इन सब के बीच आज बेंगलुरु से आए इंजीनियर्स की टीम ने साइट भी विजिट की। खास बात यह रही कि इस जुम्मे पर इस मस्जिद के कर्ता धर्ता हुमायूं कबीर खुद नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो आज फुरफुरा शरीफ में गए थे। ग्राउंड जीरो पर आज क्या कुछ हुआ बता रहे मेरे सहयोगी अभिषेक राज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन है, वहां पर आज जुमे की नमाज हो रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखिए, यहां पर जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। बाकायदा ड्रोन से जो निगरानी है वो पूरे इलाके की यहां पर की जा रही है। जो पुलिस बल है उसको बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है और लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको यहां पर नजर आएंगे जो यहां पर मौजूद है। और लगातार जो पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो यहां पर रैपिड फोर्सेज हैं पश्चिम बंगाल पुलिस की, वो भी यहां पर आपको नजर आएंगे। और लगातार जो रास्ते हैं उनको किसी भी तरीके से बाधित ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनको तैनात किया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगे जो कि यहां पर जुमे की नमाज में मौजूद होने के लिए पहुंचे हैं। हुमायूं कबीर की गैर मौजूदगी काफी कुछ सवाल भी आज खड़े करती रही। खैर, आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर और ये दिल्ली से है। भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। मामला दिल्ली की घटना से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता है, उसके बाद पकड़ा भी जाता है, दुनिया में फजीयत उसकी होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इस बार पाकिस्तान पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर दुनिया में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने निकला था। लेकिन एक कहावत है ना कि झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस झूठ के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव गढ़ने की साजिश रच रहा था, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। दरअसल हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इस बार मुद्दा तुर्कमान गेट का है। एक्शन पुरानी दिल्ली में हो रहा था, लेकिन दर्द से इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के नेता करा रहे थे। इसे लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश का एक नया और घिनौना प्लान तैयार किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। ताहिर अंद्राबी सामने आए, अतिक्रमण पर मजहबी तड़का लगाया और चले गए। मस्जिद पर नहीं बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ था। मस्जिद बिल्कुल ठीक है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। इस बयान पर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि कल से लगातार हर तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया है। और वहां पे जो मस्जिद के आसपास गैर कानूनी तरीके से दुकानें निकल आई थी, पार्किंग बन गई थी, उसको हटाने का आदेश था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कानून है, नियम कायदे हैं, कोर्ट कचहरी है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देश में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहता है। खैर, पाकिस्तान क्या जाने अदरक का स्वाद। पाकिस्तान तो दुनिया में लोकतंत्र की हत्या के लिए जाना जाता है। वहां तो फौज का, आईएसआई का और आजकल कहें तो जनरल मुनीर का आदेश चलता है। 1947 में आजाद हुए पाकिस्तान ने लोकतंत्र का सपना देखा था, लेकिन 75 साल के बाद भी वहां कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ये पाकिस्तान की असलियत है और वो चला है भारत को अड़ंगी मारने। भारत पाकिस्तान को दो टूक कह चुका है कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में बयानबाजी करने से बाज आए। भारत में कानून धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलता है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी के लिए एक ही कानून है। विकास की राह में जो भी रोड़ा बनता है उस पर बुलडोजर चलता है। तुर्कमान गेट के आसपास भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कानून ही कट्टरपंथियों का राज वहां पर चलता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के सर्वे के मुताबिक 1947 से पहले पाकिस्तान में 1428 मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ 30 या 40 के आसपास मंदिर वहां पर बचे हैं। सबसे ज्यादा 1990 के दशक में करीब 1000 से ज्यादा मंदिर कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान में तोड़ डाले। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में हिंदू 13% और अन्य अल्पसंख्यक 1.2% थे, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलाकर तमाम अल्पसंख्यक जो हैं वो महज 1.73% रह गए हैं। पाकिस्तान की जिन्नावादी सोच ने उसे नरकिस्तान बनाकर रख दिया है।
ये आंकड़े पाकिस्तान के उन्मादी नेताओं के मुंह में तमाचा है जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर शेखी बघारते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को देखने के लिए अलग चश्मा नहीं है। देश की व्यवस्था में हर शख्स बराबरी का हकदार है और ये आंकड़े उसी की गवाही देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके मुताबिक भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 79.8% रही और मुसलमानों की संख्या बढ़कर 14.2% हो गई। यानी 60 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी 4.3% घटी और मुस्लिमों की 4.4% बढ़ी। 2011 के बाद इसके घटने और बढ़ने का कोई सरकारी डेटा तो नहीं है, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। प्यू एक जानी मानी रिसर्च संस्था है जो कि अमेरिका का एक थिंक टैंक है। इसी के 2020 के सर्वे के मुताबिक भारत की करीब 140 करोड़ की आबादी में 111 करोड़ हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसी सर्वे के मुताबिक देश में मुसलमानों की आबादी 21.3 करोड़ यानी 21 करोड़ 30 लाख है। लेकिन मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हिंदू आबादी के मुकाबले ज्यादा हुई है। 2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी 12% बढ़ी, जबकि मुस्लिम आबादी 20% की दर से बढ़ी, जो साफ तौर पर दिखाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कहीं ज्यादा सुखी हैं पाकिस्तान में रहने वाले वहां के, चाहे मुसलमान हो चाहे फिर हिंदू हो। आंकड़े सच की दीवार को और मजबूत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी फर्क यही है कि पाकिस्तान की दीवार झूठ और फरेब के दम पर टिकी है, जबकि भारत का लोकतंत्र देश की मजबूती का आधार है। तुर्कमान गेट के पास हुए बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। पुलिस को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी की गई। छत से लेकर सड़क पर पथराव हुआ, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की झूठी अफवाहें फैलाने के साथ अब पत्थरबाज उपद्रवियों की ताबड़तोड़ पहचान हो रही है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले। ये सभी दिल्ली पुलिस के अब रडार पर हैं, जिन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। 4 इन्फ्लुएंसर के नाम अब तक सामने आया है, जिसमें एक नाम है खालिद मलिक का, दूसरा है सईद उमर अली का, तीसरा नाम एक महिला का है एमन रिजवी का और चौथा नाम सलमान खान का है। जिन जिन लोगों ने तुर्कमान गेट के बहाने लोगों को भड़काने का काम किया, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, उस सब का पूरा हिसाब होगा। वो भी कानून के हिसाब से ही होगा। यही भारत है जिससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। हमारी कानून व्यवस्था ने तो भारत के सीने पर सरेआम गोली चलाने वाले, जी हाँ, मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि जिस शख्स ने, जिस पाकिस्तानी आतंकी ने सरेआम मुंबई की सड़कों पर घूम घूम कर गोलियां चलाई, अजमल कसाब जो कैमरे पर रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही फांसी दी गई थी। ये हिंदुस्तान है। अब बढ़ेंगे आज की अगली खबर की ओर, और ये बात लालू परिवार की है, जिसको आज तगड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली की एक अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को नाप दिया। जमीन के बदले नौकरी से इस मामले में लालू एंड फैमिली पर आरोप तय हो गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, उनकी बेटी मीसा यादव और दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। लालू परिवार बिहार का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सियासी परिवार माना जाता है, लेकिन इस परिवार की मुश्किलें पिछले 3 महीने में कई गुना बढ़ चुकी हैं। लालू एंड फैमिली को एक के बाद एक कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या मुसीबतें, जरा ध्यान से देखिए। बीते नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने लालू परिवार को बहुत निराश किया। चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को जबरदस्त करारी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी मात्र 25 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। चुनाव से पहले लालू परिवार का राजनीतिक संघर्ष तो जग जाहिर था। तेजस्वी और तेज प्रताप के अलग अलग सियासी रास्तों ने लालू की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। नतीजों के बाद की बात करें तो लालू परिवार की यह आंतरिक कलह और खुलकर सामने आ गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। रोहिणी ने तेजस्वी और आरजेडी के सांसद संजय यादव, जो कि तेजस्वी के साथ काम करते हैं, उन पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए। इसने लालू परिवार और आरजेडी की राजनीतिक छवि पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और आज लालू परिवार को एक और तगड़ा झटका लग गया, जब लैंड फॉर जॉब मामले में परिवार पर आरोप तय हो गए। आज कोर्ट के निर्देश पर लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे। उनकी बहन मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची।
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी कोर्ट में हाजिर हुए। वहीं लालू यादव और उनकी धर्मपत्नी यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी स्वास्थ्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि लालू परिवार के साथ साथ कितने लोगों के खिलाफ आज आरोप तय किए गए हैं। इन ग्राफिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा, आज क्या क्या हुआ। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पूरे परिवार के 5 लोगों के लैंड फॉर जॉब केस में ये आरोप तय हुए हैं। 41 आरोपियों को कोर्ट से झटका लगाया, 41। राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अगला पॉइंट आपको दिखा देता हूं ग्राफिक्स में क्या है। 52 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। केस से जुड़े 5 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कस गया है। अब इस केस में सीबीआई गवाहों और सबूतों को पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि इसकी विस्तृत सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने क्या क्या कहा आपको अब ये भी हम बता देते हैं। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट ने साफ कहा लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, पत्नी बच्चों के नाम पर अचल संपत्तियां जुटाई, परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, जमीन के बदले नौकरी सिस्टम चल रहा था, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था ये लालू परिवार। ये गंभीर आरोप बताए। आरोपियों ने षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन ली गई, ये गंभीर इल्जाम है। लालू उस वक्त रेल मंत्री थे। आपको अगर नौकरी चाहिए रेलवे में तो लालू यादव से मिलिए, उनके परिवार के नाम अपनी जमीन लिखाइए और अपनी नौकरी पा लीजिए। ये गंभीर इल्जाम था और उसी पर अब आरोप तय हो रहे हैं। आरोप तय होने को लेकर जब तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। वही आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस राजनीतिक प्रतिशोध, इस पूरी घटना को एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम में सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? लड़ाई लड़ेंगे हम। दुनिया जान रही है, इन पूरे साजिशों से बीते कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पूरा का पूरा जो जिसको हम कहते हैं जुडिशियल आर्किटेक्चर है हिंदुस्तान का, वहां देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं होने देंगे और मैं समझता हूं कि बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वक्त के भीतर से हम गुजरेंगे और सत्यमेव जयते कहेंगे। लालू यादव के परिवार के खिलाफ आरोप तय होने पर अब जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार की संपत्ति को जब्त करने की मांग कर ली है। क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहे थे, नौकरी के बदले जमीन लेना, यह गुनाह उन्होंने अपने परिजन के साथ भी किया। तो स्वाभाविक है जैसी दुर्गति होनी चाहिए उसमें बहुत विलंब हो रहा है। जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और इन लोग की संपत्ति को जब्त करके बच्चों की किलकारी जैसी संस्था खोलना चाहिए। और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार लैंड फॉर जॉब मामला है क्या और कितना पुराना, इसको ध्यान से देखिएगा। याद दिला देते हैं, आईआरसीटीसी के टेंडर में घोटाले का आरोप ये लगा है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए, यूपीए 1 की बात कर रहा हूं, 2004 से 9 के बीच, ये तब का मामला है। लालू यादव रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आईआरसीटी के टेंडर निकले थे और उसके जरिए रिश्वत के तौर पर जमीन लेने का आरोप लगा। यानी अगर आपको टेंडर में कोई काम चाहिए तो अपनी जमीन मेरे लिए लिखिए, और रेलवे में ग्रुप डी के नौकरियों के बदले आपको घूस देनी पड़ती थी। 4 करोड़ की जमीन 26 लाख रुपए मिली। 4 करोड़ की जमीन मात्र 26 लाख में। पटना और पुरी में मनपसंद कंपनी को यह टेंडर दिया गया, ये भी इल्जाम है लालू यादव के परिवार पर। और ये परिवार में जो जमीन लिखवाई गई, कुछ पत्नी के नाम पर, कुछ बेटी के नाम पर, कुछ बेटे के नाम पर, इसीलिए सबको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोप तय हो गए हैं, अब कार्रवाई शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी, पक्ष की विपक्ष की तर्क रखे जाएंगे और फिर फैसला आएगा आखिरकार इस मामले में लालू यादव के परिवार को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। और अब घड़ी आ गई है, 7:26 हो रहे हैं, वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का। आतंकी गतिविधियों के आरोपों से सुर्खियों में आई अल फला यूनिवर्सिटी पर अब हरियाणा सरकार ने भी शिकंजा कस दिया है। सरकार ने यूनिवर्सिटी की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कई नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम था। अब तक 571 माओवादियों ने हथियार छोड़ मुख्य धारा में वापसी कर ली है।
तीसरी खबर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भीषण बस हादसा हुआ। शिमला से कुप्पी जा रही बस 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर आई है। 30 से 35 यात्री इस बस में सवार थे। और ऑस्कर में भारत की उम्मीदें कुछ और बड़ी हैं। फिल्म कंतारा चैप्टर 1 और तन्वी द ग्रेट 98 ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी की दावेदार बन गई हैं। मार्च में विजेताओं के नाम का ऐलान किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि एक और वोटिंग में आई, पब्लिक व्यू में आई, और वो है ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद बेलगाम हो चुके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज दोहरा झटका लगा है। पहला झटका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनाई ने दिया, तो दूसरा झटका भारत की तरफ से भी आज उनको मिला है। खमेनाई ने आज धमकाने वाले अंदाज में करारा जवाब ट्रंप को दिया। बोले, ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ईरान अमेरिका के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकने वाला है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ट्रंप के 500% टैरिफ वाली धमकी और ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक के ट्रेड डील को लेकर ईगो हर्ट वाले बयान का पोस्टमार्टम कर दिया। हावर्ड लुटनिक का कहना था कि ट्रेड डील को लेकर ट्रंप इंटरेस्टेड थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए मामला अटक गया, जिसे ट्रंप ने अपने ईगो पर ले लिया था। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बहुत साफगोई से कहा कि कैसे अमेरिका को आईना दिखाया। इस पूरे मामले में उसको आप जरा ध्यान से देखिए। ईरान की बात पहले करूंगा मैं और फिर भारत के रुख पर आता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई ने ट्रंप के नाम दिए पैगाम को पहले वो जानते हैं। क्या कहा खमेनाई ने? बात ईरान की चल रही है तो अयतुल्ला अली खमेनाई का ईरान का आक्रोश आग में धधक रहा है। विरोध के नारों की गूंज ईरान के 100 शहरों में एक साथ सुनाई दी। ईरानियों का प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले रहा है और ये तमाम लोग खमेनाई के खिलाफ। 13 दिन पहले ईरान की राजधानी तेहरान से भड़की विरोध की चिंगारी अब तकरीबन पूरे ईरान में एक तरीके से खमेनाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग में झुक गई है। महंगाई और इकोनॉमी को लेकर शुरू हुए प्रोटेस्ट के एपिसेंटर में अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की भाषा भले ही ईरानी हो, लेकिन उनके नारों के भाव यही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ईरान के शहर रश्त में हुए इस विरोध प्रदर्शन को देखिए। यहाँ प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में है। भीड़ खमेनाई की मौत होके नारे लगा रही है। प्रदर्शनकारियों की जुबान पर डेथ टू खमेनाई और डेथ टू द डिक्टेटर के नारे हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों को हवा देने में अमेरिका का भी हाथ है। लेकिन ईरान में प्रदर्शन एक तरफा नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटेस्ट सिर्फ खमेनाई के खिलाफ नहीं है, खमेनाई के समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे ईरान के इलाम शहर में प्रदर्शनकारियों के हाथों मारे गए पुलिस अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान डाउन विद इजराइल के नारे लगाए गए। तो खमेनाई को लेकर तरह तरह की खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं। दावे ये भी किए गए कि खमेनाई रूस भागने की फिराक में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा गया रूस भाग चुके हैं। खासकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिकी एक्शन के बाद खमेनाई डरे हुए हैं। ये दावा भी कुछ मीडिया चैनल्स ने किया। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यहां तक दावा कर दिया कि खमेनाई अपने बेटे मुस्तफा समेत अपने 20 सबसे करीबी साथियों को लेकर तेहरान छोड़ चुके हैं। खमेनाई का प्लान मॉस्को भागने का है। लेकिन आज जुम्मे पर अयातुल्ला अली खमेनाई ने सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। खमेनाई ने ईरान के आवाम को टीवी के जरिए संबोधित किया। ईरानी स्टेट टीवी ने इसे लाइव टेलीकास्ट भी किया। अपने संबोधन में खमेनाई ने प्रदर्शन पर बात भी की और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लिया। खमेनाई ने जो बड़ी बातें कही हैं, पहले इसे आप जान लीजिए। खमेनाई ने कहा कि ईरान तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने वालों के सामने पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं होने पाएगी। कुछ दंगाई अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, खमेनाई ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लेते हुए, निशाने पर लेते हुए यह संदेश भी दिया कि ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। खमेनाई ने कहा कि हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी।
खामेनेई ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने सिद्धांतों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला और किसी बाहरी दबाव में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाले, अमेरिका जो चाहे कोशिश करके देख ले। खामेनेई के संबोधन की कुछ बड़ी बातें जो आज उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कही थी। खामेनेई का यह जवाब ऐसे समय में आया जब ईरान में 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है और खामेनेई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीधे अपने निशाने पर लिए हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है। डोनाल्ड ट्रंप और अयतुल्ला अली खामेनेई की भिड़ंत पूरी दुनिया कई सालों से देखती आ रही है। खामेनेई का आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका ईरान पर काबू करना चाहता है। इसी बीच अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने खामेनेई को जान से मारने की धमकी देकर दुश्मनी की आग में घी डाल दिया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 7 जनवरी को अपने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान के लोगों, हम आपके साथ खड़े हैं ताकि आप अयतुल्ला से अपना देश वापस ले सकें, जिसने कत्लेआम मचाया है और दुनिया को आतंकित किया है। और अयतुल्ला के लिए अगर आप अपने लोगों को मारते रहे तो ट्रंप आपको मार डालेंगे। ये सरासर धमकी थी। मरने मारने की धमकियों के बीच ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान अब तक 45 लोगों की मौत की खबर भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं है, इसमें हिंसा भी हो रही है। हालत इतने खराब हो चुके कि देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों, खासकर महिलाओं और पर पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें भी सामने आई। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर हैं। महिलाएं विरोध कर रही हैं। ईरान की जनता इस बार बिल्कुल आर पार के मूड में है। दावे किए जा रहे हैं कि खामेनेई ने कट्टरता की दीवारों में पूरे ईरान को जकड़ दिया है और ईरान की आवाम उस दीवार को तोड़ने के लिए अब सड़कों पर। इस विरोध को अब 1989 की ईरानी क्रांति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे इस्लामी क्रांति भी कहा जाता है। इस दौरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही शासन को खत्म कर इस्लामी गणराज्य बन गया और अब इस प्रोटेस्ट का एक सिरा 1989 में सत्ता से बेदखल किए गए शाह के बेटे और निर्वासित युवराज रजा पहलवी से भी जुड़ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि रजा पहलवी के उकसावे पर प्रदर्शन हिंसक हो गया, लेकिन रजा पहलवी को ईरान की आवाम का कितना समर्थन है ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ट्रंप वर्सेस खामेनेई का अगला राउंड जरूर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि पहलवी को हवा देने के पीछे ट्रंप की सरकार है, ट्रंप का प्रशासन है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। इस कहानी में भी ट्रंप ही केंद्र में है। आज भारत की तरफ से भी अमेरिका को करारा जवाब दिया गया। ये जवाब 500% टैरिफ को लेकर भी है और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य मंत्री जो है हावर्ड लुटनिक ने ट्रेड दावे को लेकर जो किया उस पर भी भारत ने आज जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने का एक और मौका वो छोड़ते नहीं है। इस बार भी वही कोशिश है। इस मामले में उनके सेक्रेटरी भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर लुटनिक ने दावा किया कि ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे सीधे फोन कर डील पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी डील खुद फाइनल करें। पूरी डील सेट कर दी गई थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए पीएम मोदी को सिर्फ कॉल करना था, यानी कॉल भारत की तरफ से जाना था, लेकिन मोदी ने कॉल नहीं किया और ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। ये कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं अमेरिका के, लुटनिक, हावर्ड लुटनिक। पूरी डील सेट थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को, राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। हमने सोचा था कि भारत के साथ डील पहले होगी, लेकिन मोदी के कॉल ना करने पर हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये ट्रेड डील पहले कर ली। ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत के देरी करने का फायदा दूसरे देशों को मिला, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लुटनिक के दावे की हवा निकाल दी। रणधीर जायसवाल ने मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत की फैक्ट शीट दुनिया के सामने रख दी है। उन्होंने आज कहा कि 2025 में मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार चर्चा हुई है। Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is.
Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कम और दुनिया के सुपर सरपंच के रोल में खुद को ज्यादा देखना चाहते हैं। क्या ये बेलगाम तानाशाही नहीं है? क्या ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अब कोई रोकने वाला नहीं है? आखिर ट्रंप और उनके टैरिफ वाले तिकड़म का इलाज क्या है? ये जानने के लिए हम बात करते हैं जेएनयू के मशहूर प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री भी है, भारत के बड़े प्रोफेसर अरुण कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सीधा सवाल मेरा, 500% टैरिफ की बात वो करते हैं, भारत को डर दिखाते हैं, वर्ल्ड -1 का मार्केट बनाने की बात आप करते हैं। क्या ये संभव है कि ट्रंप को अलग किया जा सके, अमेरिका को अलग किया जा सके और पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए? देखिए, दुनिया की ताकतें मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि हमें वर्ल्ड माइनस अमेरिका से डील करना है। जैसे हमारा ट्रेड है, अगर हम बाकी सब देश एक साथ मिल जाते हैं और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा। पर लेकिन ट्रंप ने बड़े क्लेवरली ये किया कि सब देशों को तोड़ लिया, हर एक से अलग अलग नेगोशिएट किया, और हर एक ने अलग अलग नेगोशिएट इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि हमें ट्रंप से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो अब ये स्थिति आ गई है जब बाकी देशों को मिलके अमेरिका को अलग थलग करके और बाकी अपना ट्रेड आपस में बढ़ाएं, तो हमको भी ये ट्रेड अपना आपस में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी समस्या क्या है कि सबका जो ट्रेड अमेरिका के साथ था वो जब कम होगा तो सबके पास सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब सरप्लस ज्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे को बेचेंगे सस्ते दाम पे, तो एक तरह से डंपिंग शुरू हो जाएगी। और ये कुछ हद तक हो भी रहा है कि चीन सस्ता माल दे रहा है, भारत भी अपना माल सस्ता करके जो है बाकी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका असर ये होगा कि बाकी हम एक दूसरे के ऊपर। प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ ये पूरी बातचीत आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लंबी चौड़ी ये बातचीत, हमने केवल एक अंश अभी आपको सुनाया है। अब वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। जैसा कि हम हर रोज करते हैं, जनता की क्या विचार है हमारे शो के बारे में या अलग अलग स्टोरीज के बारे में, जो हैशटैग चक्रव्यूह विद सुमित अवस्थी के साथ आप लोग भेजते हैं। ये देखिए, मैं बारी बारी से आपको दिखा देता हूँ। अविनाश कुमार पांडे का ये व्यू है और वो लिखते हैं कि बंगाल में ममता और टीएमसी ईडी की कार्रवाई में बाधा बन गए हैं। यही यूपी में होता तब भी क्या राहुल प्रियंका चुप रहते? सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये पर। अगला पोस्ट देख लेते हैं किसका है पब्लिक व्यू में, और ये प्रतिमा मौर्य है। ये लिखती है ट्रंप वाली कहानी पर, जब से मोदी राज में भारत का वैश्विक उदय हुआ है, अमेरिका खुद को दोस्त बताकर भी दुश्मन बन गया है। प्रतिमा जी की राय है। अगला देख लेते हैं पब्लिक व्यू जो सामने आया है। ये विवेक पांडे हैं। चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को जेल में होना चाहिए, नेताओं को विशेष छूट क्यों मिले? ये साफ तौर पर पब्लिक का व्यू आपके सामने हमने रख दिया। तो आज का चक्रव्यूह आपको कैसा लगा? पब्लिक व्यू में इसी तरीके से आपके व्यूज को हम दिखाते रहेंगे और आपके व्यूज के आधार पर इस शो की संरचना भी हम करते रहेंगे। तो आज मेरे लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। जरूर जुड़िएगा शाम को 6:57 पर। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।